ओके सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपाइलर डिजाइन को, समझेंगे इसकी पहली यूनिट के बारे में। अगर तुम चैनल पे नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डालता भी हूं एंड देन उन्हें समझाता भी हूं। अभी मैंने पिछली बार ही सीरीज स्टार्ट करी थी एंड ये काफी अच्छी सीरीज है। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, तुम लोग जरूर से मेरे को सर्च करना। एंड इससे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियो डाली है। तो जो जो भी सब्जेक्ट तुम्हें चाहिए कंप्यूटर साइंस का, तो तुम ये डाल सकते हो जो भी सब्जेक्ट है एंड देन आगे मेरे चैनल का तो मैं यहाँ पे देख सकते हो, जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा यूनिट 1 पार्ट 2 ऐसे करके वीडियोस मिल जाएंगी। अभी डिजाइन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये जो नोट्स है ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं, राइट। एंड ये इंग्लिश नोट्स है, सबसे अच्छी बात है इनकी। ये नोट्स तुम्हें चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म्स का एक लिंक होता है, उसे तुम फॉर्म को भर सकते हो। एंड पांचों यूनिट के मैं ऐसे नोट्स डालता हूँ, उसके अलावा क्लास वर्क नोट्स भी, और उसके अलावा तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाएंगे एंड क्वांटम भी देखने को मिल जाएगी। तो ये सब तुम्हें एट अ प्राइस ऑफ 60 रुपीज पर सब्जेक्ट मिलता है। एंड ऑब्वियसली यार थोड़ी बहुत कॉस्टिंग इनकी आती है, तो प्लीज अभी ये जज मत करना कि यार इन सब चीजों के लिए पैसे क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली भाई मेहनत लगती है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाइलर डिजाइन की, राइट। देखो, कंपाइलर डिजाइन जिसने पहले मुझसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा हुआ है, तो पहले ही मैं बता दूं, कंपाइलर डिजाइन में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा मत कहना कि भाई हमें नहीं पता थी, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी समझनी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना। बाकी आई बटन में मैंने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के टॉपिक्स जो है वो समझा रखे हैं, तो उसमें जाके मैं तुम्हें बता दूंगा। ऑब्वियसली दोबारा से बताना यहाँ पे वर्थ इट नहीं रहेगा, तुम्हारा भी टाइम खराब होगा एंड मेरा भी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगली जो वीडियो है वो 50 सब्सक्राइबर होने के बाद आएगी, तो वीडियो को अच्छे से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। इसमें हम लोग बात करेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में। तो कंपाइलर के फेजेस से पहले हम लोग बात करते हैं कि कंपाइलर बेसिकली होता क्या है ना। तो कंपाइलर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग, जो तुम लोग लिखते हो सी प्रोग्राम या जो भी है ना, जो इंग्लिश में लिखते हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अभी जो तुम्हारी मशीन है, जो हमारी कंप्यूटर है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं, राइट। तो ये वाली लैंग्वेज में अब तुम कोड तो करोगे नहीं ऐसे बाइनरी में, राइट। तो वो चीज जो कंपाइलर करता है वो होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। कंपाइलर का काम को समझने के लिए हम लोग देखते हैं उसके कुछ फेजेस। सबसे पहले आता है लेक्सिकल एनालिसिस स्कैनर, लेक्सिकल स्कैनर भी बोल सकते हो। ये बेसिकली क्या करता है, तुमने जो भी कोड लिखा है ना, जैसे सपोज करो ये एक लाइन हमारा कोड है, तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इस कोड को लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे पढ़ता जाएगा एंड इसमें जो भी तुम्हारे ऑपरेटर्स हैं, राइट, आइडेंटिफायर है, कीवर्ड्स है, इन सबको एक स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेगा, जो कि होते हैं हमारे टोकन्स, राइट। टोकन क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट प्रोग्रामिंग यूनिट। यहाँ तुम देख सकते हो टोकन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, जैसे कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड ऑपरेटर। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एक्स वेरिएबल में a प्लस बी की वैल्यू अगर स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टोकन ये है, एक ये है, ए, ये पांच जो है, यहाँ पे हमारे 5 टोकन जनरेट हुए हैं। तो टोकन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्रोग्रामिंग। टोकन, तुम्हें एक कोड आ जाएगा, स्निपेट आ जाएगा कोड का, उसमें से तुम्हें टोकन बताने को बोलेगा कि बताओ कितने टोकन है, तो ये चीज तुम समझ लेना। दूसरी चीज मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे बीच में, कि मैं जो है तुम्हारा थ्योरी पार्ट कवर करा दूंगा इतना कि तुम आराम से पास हो सकते हो। दूसरी चीज, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो मैं अपनी वीडियोस में नहीं समझाने वाला। थोड़े बहुत जो नॉर्मल न्यूमेरिकल है वो समझा दूंगा, बाकी जो मेन न्यूमेरिकल है वो तुम अदर चैनल लाइक गेट्स मैशर वगैरह से कर सकते हो। ऑब्वियसली वो मुझसे ज्यादा अच्छे से वो चीजें समझा सकते हैं, राइट। तो गेट्स मेशर पे तुम जा सकते हो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उनके लिए तुम जा सकते हो। अभी लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, टोकन्स बना के, वो जो टोकन्स है, सपोज ये लेक्सिकल एनालाइजर है, इसने कोड को एनालाइज किया, आउटपुट में क्या आया, टोकन आया, राइट। एक इसने टोकन निकाल दिया आउटपुट में। अभी सिंटेक्स एनालाइजर दूसरा फेज है, नाम से समझ आ रहा है कि ठीक है भाई सिंटेक्स बता रहा है, सिंटेक्स को चेक कर रहा है ना, कि ए प्लस बी का मतलब ए प्लस बी ही तो लिखा है, कहीं कुछ और तो नहीं लिखा। वो चीज चेक करने का काम सिंटेक्स एनालाइजर का है, इसे हम कहते हैं पार्सर। अभी पार्सर क्या होता है, ये चीज मैं तुम्हें आगे अच्छे से बताने वाला हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना।
तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला था लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर के बाद हमारा हमारा आया सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर बेसिकली क्या करता है, टोकन्स को पार्स किया जाता है ताकि उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझ में आए। उसके बाद पार्सर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज करता है, ठीक है। देखो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा वाला पार्ट, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की वीडियो का लिंक मैं तुम्हें आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके तुम समझ सकते हो। भाई क्या दिखा रहा है, तू ये हटा दे यार, है ना। तो एड वगैरह ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की पूरी सीरीज है, यहाँ पे तुम इजीली समझ सकते हो, है ना। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है। अगला जो आता है, ये जो आउटपुट है ये देता है पार्स ट्री, ठीक है। पार्स ट्री का ये आउटपुट देता है, हमारा सिंटेक्स एनालाइजर से हमने एक आउटपुट निकाली है जिसे हम कहते हैं पार्स ट्री, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आते हैं सीमेंटिक एनालाइज। ये अगला फेज है सीमेंटिक एनालाइजर। ये क्या करता है, चेक करता है कि क्या कोड वैलिड भी है कि नहीं। अब देखो, अगर हमने 0/4 अगर हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, सिंटेक्स अगर देखा जाए तो ठीक है भाई, सिंटेक्स के हिसाब से सही है। पर क्या ये लॉजिकली चीज सही है? नहीं है, है ना। तो ये चीज सीमेंटिक एनालाइज देखता है, ये लॉजिक देखता है कि जो बंदे ने लॉजिक लिखा है वो ठीक है कि नहीं। सीमेंटिक एनालाइजर एरर आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि टाइप मिसमैच, वेरिएबल का स्कोप चेक करता है कि वेरिएबल यार ग्लोबल है ना, या फिर जो अपना वेरिएबल है वो लोकल है, ये सब चीजें चेक करता है। और इस पीरियड में कोड का मीनिंग चेक होता है। अगली बात करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अब ये क्या करता है, जो भी हमने कोड लिखा है उस कोड को लेता है एंड उसे टारगेट कोड, मतलब ये तुम्हारा एक बाइट कोड टाइप का बना देता है। तुमने सुना होगा जावा के अंदर बाइट कोड होता है जो कि उसे मशीन इंडिपेंडेंट बनाता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होता है, सोर्स कोड से एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। ये कोड मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये विंडोज में भी चलेगा, ठीक है, ये लिनक्स में भी चलेगा एंड ये आपका मैक में भी चलेगा। तो मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, इसके लिए ऑप्टिमाइज करता है। अगला जो है हमारा वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। नाम से ही समझ आ रहा है, कोड जो एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है, जो एक्सेस कोड लिखा है, मतलब जिसके बिना काम चल सकता है, तो मेमोरी सेव करने के लिए और इन सब स्टेप्स के लिए कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है, राइट। इस वाले स्टेप में इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कांस्टेंट फोल्डिंग, लूप ऑप्टिमाइजेशन, ये सब मैं तुम्हें बता दूंगा आगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट के स्टेप पे, जो कि है कोड जनरेशन। इसमें क्या होता है, ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। ये एक्चुअल वो स्टेप है जिसमें हमारा कोड 0101 के फॉर्म में बनता है, राइट। तो ये सारे जितने भी प्रोसेस थे ये मैंने तुम्हें बता दिए, जितने भी स्टेप्स थे। अभी इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले तुमने लिखी हाई लेवल लैंग्वेज, वो जाती है तुम्हारी लेक्सिकल एनालाइजर के बाद। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उसके टोकन बनाता है, ध्यान से समझना, टोकन बना लिए, ठीक है भाई। फिर ये सिंटेक्स एनालाइजर में जाएगा, सिंटेक्स चेक करेगा, क्या क्या देगा आउटपुट में, पार्ट्स ट्री, ठीक है, क्या देगा, पार्ट्स ट्री, है ना। सीमेंटिक एनालाइजर है, इससे नीचे जाएगा, कोड जनरेट हो जाएगा अपना। ये क्या करेगा, एक तरीके का बाइट कोड, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड, ठीक है। आई से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारे इंटरमीडिएट कोड, देन कोड ऑप्टिमाइजर, और उसके बाद टारगेट कोड। अभी तुम पूछोगे कि यार ठीक है भाई, तूने ये हमें ये तो बता दिया कि ये 6 स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों इधर क्या कर रहे हैं। देखो सिंबल टेबल क्या होता है, सिंबल टेबल क्या है, सबसे पहले ये जितने भी तुम्हारे कोड में सिंबल्स हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्टोर सिंबल, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा होगा वैसे। अभी ये बाकी सबसे कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि इन सब स्टेप्स में सपोज हमारा सिंटेक्स एनालाइजर है, ठीक है, सिंटेक्स एनालाइजर को चेक करना है कि कोई सिंबल है, तो वो किससे लेगा, सिंबल टेबल से लेगा, है ना। सीमेंटिक एनालाइजर है, उसको चेक करना है 0/4, तो ये सिंबल लाएगा कहाँ से, सिंबल टेबल से, राइट। तो सिंबल टेबल का काम है सबको बताना कि हाँ भाई ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल है, यहाँ पे ये वाला। तो सिंबल टेबल का काम बेसिकली ये वाला है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं एरर हेल्डिंग, नाम से समझ आ रहा है, कोड में जो भी एरर हो जाता है, जैसे तुम जब भी कोड लिखते हो कंपाइलर में, मतलब जब भी वो कोड कंपाइल होता है तो एरर आता है कि भाई ये सेमीकोलन के एरर है या ये जो भी एरर है, तो वो चीज काम होता है एरर हैंडलिंग का, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा डीएफए और एनएफए। डीएफए एनएफए मैंने ऑलरेडी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की यूनिट 1 की वीडियो में समझा रखा है, जो कि मैंने अभी खोली थी तुम्हारे सामने, ये रही। तो इसमें तुम आराम से समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने डीएफए का मतलब पूरा समझा रखा है, राइट। तो यहाँ पे तुम इजीली डीएफए को समझ सकते हो एंड एनएफए को भी। बाकी थ्योरी मैंने लिख दी है, ये सब तुम नोट्स में देखने को मिल जाएंगी। एंड देख क्या रहा है भाई, सब्सक्राइब भी कर दे यार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाई ए डबल सी येट अनदर कंपाइलर कंपाइलर। अभी तुम कहोगे यार ये क्या है, इसके तो नाम में ही आके है, ये कौन पढ़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, बताता हूँ।
अभी या क्या एक टूल है जो पार्सर जनरेटर्स में से एक है। अब तुम कहोगे यार ये बंदा इतनी देर से पार्सर पार्सर कर जा रहा है, लेकिन पार्सर एक्चुअली में है क्या? पार्सर तो इसने बताया ही नहीं। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है, पार्सर भी बताएगा, मोए मोए करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो यार नीचे कमेंट कर देना वीडियो कैसी लग रही है, राइट? अभी मैं चेक करता हूँ वीडियो कितनी देर की बन गई, क्योंकि अपने को ऑब्वियसली लिमिट भी करनी होती है वीडियो थोड़ी। तो देखो याक क्या होता है, ये बेसिकली पार्सर जनरेटर में से एक होता है। पार्सर क्या होता है? कंपाइलर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो सोर्स कोड को सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में एनालाइज करता है, ठीक है। मतलब पार्सर का काम होता है एक कोड को सिंटैक्स चेक करना, राइट, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में एनालाइज करना। ये क्या होता है? जो टोकन जनरेट किए थे हमने लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट फेज में, उनको उनके आउटपुट को लेकर आता है और उसमें डिफाइन की गई ग्रामर, है ना, हर कोड में एक ग्रामर छुपी होती है ना, उस ग्रामर्स के रूल के अकॉर्डिंग सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर वेरीफाई करता है। इसका जो मेन गोल होता है वो कोड के सिंटैक्टिक करेक्टनेस को इंश्योर करना होता है और एक पार्स ट्री जनरेट करना होता है। आई होप तुम्हें पार्सर समझ आ गया होगा। पार्सर का काम होता है बेसिकली, एक पार्सर क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल सी भाषा में। मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई ये ना क्या कहते हैं, एक कार्ड का डेक है, ठीक है। मैं तुम्हें एक फॉर्मेट दे दूं कि भाई इसको ना ऐसे अरेंज कर दो कि इसमें शुरू में चारों एक के आए, चारों एस आए, देन किंग आए, देन क्वीन आए, देन तुम्हारे क्या कहते हैं यार उन्हें, हिंदी में तो गुल्ला कहते हैं, इंग्लिश में मेरे को याद नहीं आ रहा, नीचे कमेंट करके बताना। तो ये सब ऐसे करके अरेंज हो। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जितने भी कार्ड के डेक आएंगे तुम ऐसे करके अरेंज करोगे। तो वही सेम काम पार्सर का है। पार्सर को एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है, उसके बेसिस पे वो कोड में चेक करता है एंड सिंटेक्स एनालाइज करता है। अभी हम लोग आते हैं वापस से याक पे। तो ये टूल प्राइमरीली यूज होता है पार्सर सिंटेक्स एनालाइजर जनरेट करने के लिए। याक का डेवलपमेंट यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में अर्ली वर्जन में हुआ था और इसका यूज आज भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर में होता है। अभी याक का यूज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से डेराइव्ड रूल के बेसिस पर पार्सर जनरेट करने के लिए होता है। पार्सर को जनरेट करता है याक, ठीक है। ये टूल LALR मतलब लुक अहेड लेफ्ट राइट पार्सर जनरेट करता है। अभी ये चीज क्या बोल गया भाई, लुक अहेड लेफ्ट राइट? आगे समझेंगे, आगे की यूनिट्स के पार्ट हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कि डिटर्मिनिस्टिक पार्सिंग टेक्निक है, राइट। याक के यूज से डेवलपर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को डिफाइन करने और उसके ग्रामर रूल्स को फॉलो करने वाले पार्सर्स को जनरेट करने में मदद मिलती है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है ग्रामर के रूल्स, ठीक है, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर रूल्स डिफाइन करनी पड़ती है हमें याक में, ठीक है। उसके बाद एक्शन, सपोज कि मैं तुमसे कह दूं कि भाई जैसे कि एक कार्ड का डेक है, जैसे ही तुम्हें कोई भी इक्का मिले उसे बाहर फेंक दो, तो वो जैसे ही तुम्हें इक्का मिलेगा तुम बाहर फेंकोगे, राइट। तो वो चीज होती है एक्शन। मैंने तुम्हें एक्शन करने को बोल दिया कि एक रूल के साथ एक एक्शन एसोसिएटेड होता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला इक्का निकले, वो है रूल, एंड उसका एक्शन, उसे फेंक दो, वो है एक्शन, राइट। तो करता है और क्या करना है, पार्सर उस रूल को मैच करता है। ऑब्वियसली सेम सी बात है। एक्शन में टिपिकली कोड होता है जो सीमेंटिक एनालिसिस या सिंटेक्स ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। टोकन्स हमने पढ़े ही, टोकन्स क्या होते हैं, तो ये चीज मैं वापस नहीं बताऊंगा। पार्सिंग टेबल क्या होती है, या पार्सर एक पार्सिंग टेबल जनरेट करता है जिसे यूज करके इनपुट सीक्वेंस को पार्स किया जाता है, राइट। पार्सिंग टेबल LALR पार्सिंग टेक्निक के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। अभी हम लोग आगे समझते हैं याक के बारे में, लेकिन कुछ मॉडर्न लैंग्वेज में कंपाइलर में ऑल्टरनेटिव टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो याक का यूज थोड़ा सा कम हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स, राइट। अभी आगे समझते हैं बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है। बूटस्ट्रैपिंग का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले तो हम बूटस्ट्रैपिंग, अभी देखो तुम लोग कहोगे यार कि ये बीच का पार्ट तुमने छोड़ दिया, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये सारी चीजें तुम एक बार में पढ़ के कर सकते हो, पहले से ही इंग्लिश करके दे दिया तो तुम्हें बहुत ही आसानी हो जाएगी। दूसरा टॉपिक समझते हैं हमारा बूटस्ट्रैपिंग। अभी बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि जो काम खुद से कर ले। सपोज कि मैं यहाँ पे तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बूटस्ट्रैपिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर या इंटरप्रेटर अपने ही सोर्स कोड को ट्रांसलेट या इंटरप्रेट करके खुद को रीबिल्ड करता है। ये क्या हुआ भाई, तुम्हारे हर किसी के घर पे मैं समझता हूँ कि कर्ड या फिर दही जिसे कि बोलते हैं हम, वो बनता होगा, राइट। वो कैसे बनता है, रात को तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, दही का लोटा लेती हैं या फिर जो भी यूटेंसिल में तुम स्टोर करते हो, देन उसमें जो पुराना दही है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, पुराने दही को डाला जाता है एंड उसके अलावा दूध को डाला जाता है या फिर जो भी डालते हैं, ठीक है। अभी फिर क्या होता है, तुम सुबह सो के उठते हो, वहां पे पूरा दही बना होता है हमारा दोबारा से फ्रेश। तो वहां पे हो क्या रहा है, हमने थोड़ा सा दही उसमें डाल दिया, वो दही ने खुद को स्प्रेड कर लिया एंड पूरा सुबह तक हमें नया फ्रेश दही देखने को मिल गया।
राइट। तो बूटस्ट्रैपिंग सेम यही काम कर रहा है। हमने क्या किया, एक कोड लिख के दे दिया, अभी उसी कोड का यूज करके कंपाइलर खुद ही को बना रहा है, उसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, राइट। इसका मतलब कि जब एक कंपाइलर को पहली बार डेवलप किया जाता है तो उसके लिए एक एग्जिस्टिंग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है, जो हम थोड़ा सा दही जो हम कल का डाल रहे हैं वो। लेकिन जब फुली फंक्शनल कंपाइलर बनता है तो उसी कंपाइलर का इस्तेमाल करके अपने ही सोर्स कोड को कंपाइल करके एक नया वर्जन बनाया जा सकता है, जो कि हमने बात करी दही का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इसे प्लीज लिख मत आना, नहीं तो तुम लोग फिर आके मेरे से कहोगे भाई नंबर कम आया ये प्लीज ये दही वाला एग्जाम्पल मत लिखना। ऑब्वियसली ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी बहुत ही आसानी से। इसका मेन बेनिफिट ये होता है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइल अपने डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इसका जो कोड बेस एंड फंक्शनैलिटी खुद पर डिपेंड करती है, राइट। अभी इसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं। क्या, सबसे पहला हमारा होता है इनिशियल कंपाइलर, मतलब ये पुराना दही है जो कि हम नए वाले में डाल रहे हैं, ठीक है। तो पुराना दही जो हमने डाला है वो है हमारा इनिशियल कंपाइलर, ठीक है। इसको एक बार वैसे भी समझ लेते हैं, जिसे एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज करके लिखा गया है, ठीक है। सेल्फ कंपाइलेशन, जो रात को दही बन रहा है वो है तुम्हारा सेल्फ कंपाइलेशन, राइट। जब इनिशियल कंपाइलेशन रेडी होता है तो उसी कंपाइलर का इस्तेमाल करके अपना ही सोर्स कोड को कंपाइल किया जाता है, राइट। देन हम लोग बात करें जनरेटेड कंपाइलर, जो कंपाइलर हमारा बन चुका है। इस तरह से कंपाइल होकर बनने वाले को, बाइनरी कोड को, एक नया कंपाइलर होता है जो पहले वाले कंपाइलर की तरह काम करता है। ऑब्वियसली नया दही बन चुका है। अभी आइट्रेशन, ये चीज हमारे एग्जाम्पल में नहीं थी एंड ये चीज तुम्हें ऐसी समझ में आ जाएगी। आइट्रेशन क्या होता है तुम्हें इसका मतलब पता होगा, जो चीज खुद हो तो, है ना। तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जा सकता है, जिससे एक ही बार में जिससे हर बार एक नया वर्जन जनरेट होता है ना। तो उसके बाद वो लैंग्वेज अपने लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक कंपाइलर जब खुद को बनाता है एक छोटे से प्री रिटन कंपाइल्ड टेक्स्ट को यूज करके, उसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई प्लीज। अभी अगले टूल की बात करते हैं जो है हमारा लेक्स कंपाइलर। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड ये सब जितनी भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक एक में ऑलमोस्ट 10 नंबर की आती हैं। तो प्लीज इन्हें जरूर से करके जाना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट की हो गई है, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। लेक्स कंपाइलर क्या होता है, तो हमने सबसे पहले बात करी लेक्स टूल की, है ना, लेक्सिकल एनालाइजर की, जो कि हमारा पहला फेज था, ठीक है। इसकी हमने बात करी थी एंड आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कोड लेता है, ठीक है। एंड उस कोड को, यहाँ पे हमारा लेक्सिकल एनालाइजर है, उस कोड को जनरेट करके ये देता है हमें टोकन्स, ठीक है। अभी इसको हम समझते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेक्स कंपाइलर जो होता है वो लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट करता है, ठीक है। ये टूल यूनिक्स एनवायरनमेंट में, ऑलमोस्ट सारे कंपाइलर के टूल यूनिक्स एनवायरनमेंट में डेवलप हुए थे एंड आज भी कुछ कंपाइलर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। अभी लेक्स का बेसिक काम सोर्स कोड को टोकन में डिवाइड करना है, जो हम इतनी देर से समझ रहे हैं। और अगर तुम्हें भी समझ में आ गया तो नीचे लिख दो भाई टोकन क्लियर ठीक है। जिसे फिर कंपाइलर के दूसरे फेजेस प्रोसेस करते हैं। टोकन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, कभी कभार ये 2 नंबर के भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये भी कर लेना। अभी लेक्स के यूज में मेन डेवलप को ये लेक्स के डेवलपर को ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन। डेवलपर को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि उन्हें किस तरह के पैटर्न्स या फिर टोकन्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसके लिए वो यूज करता है रेगुलर एक्सप्रेशन। अगेन यहाँ पे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का पार्ट आ गया है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से लेक्स को ये बताया जाता है कि किस तरह का कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन आई होप तुम सबको पता होगा। एक्शन क्या होते हैं, एक्शन जो हमने पढ़े थे, जो मैंने तुमसे बोला था कि अगर एक एक का मिले तो उसे लेके साइड में रख दो या फिर जो भी कर दो, तो एक्शन वही है जब लेक्स को एक पैटर्न मैच होता है, ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड एक एक्शन परफॉर्म करना होता है। सपोज लेक्स को हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया कि जहां पे भी हमारा ए बी आए, राइट, तो उसे जैसे ही वो आए वहां पे हमारी मशीन स्टॉप कर दो, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का काम ये होता है। अभी इसमें अलग होता है लेक्स टूल में, जैसे ही ये होता है तो टोकन जनरेट हो जाता है, ठीक है। एक्शन में अक्सर कोड होता है जो टोकन को फर्दर प्रोसेस के लिए यूज करता है, ठीक है, जैसे कि यूज करना और या फिर पार्सिंग के नेक्स्ट स्टेजेस के लिए भेजना। अभी हम बात करते हैं आउटपुट की, तो लेक्स के आउटपुट में एक सी प्रोग्राम होता है जिसे डेवलपर को कंपाइल करना होता है। अभी सी प्रोग्राम में रेगुलर एक्सप्रेशन के मैचिंग लॉजिक और एसोसिएटेड एक्शन होते हैं।
लास्ट चीज हमारा टॉपिक है आज का फोर्थ, जो कि है इंटीग्रेशन विद वाई ए डबल सी, याक जिसे हम कहते हैं। तो लेक्स लेक्स टूल जो हमने पढ़ा था, लेक्स कंपाइलर, उसको हम ज्यादातर याक के साथ मिलकर यूज करते हैं। एंड याक से आए टोकन्स को लेक्स पार्स करता है और उन्हें अप्रोप्रिएट एक्शन के साथ प्रोसेस करता है। ठीक है, लेक्स और याक एक साथ इस्तेमाल होते हैं ताकि डेवलपर्स को कंप्लीट कंपाइलर जनरेट करने में मदद मिले। लेक्स का यूज प्राइमरीली लेक्सिकल एनालिसिस के लिए फेस के लिए होता है, जबकि याक का यूज सिंटेक्स एनालिसिस फेस के लिए होता है। इस तरह लेक्स और याक जैसे टूल्स कंपाइलर डेवलपमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं और डेवलपर्स को लैंग्वेज स्पेसिफिक लेक्सिकल और सिंटेक्स एनालिसिस कोड लिखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देख क्या रहा है भाई, सब्सक्राइब कर दे। मैंने बोला नहीं है, मैंने केवल रीड किया है। अभी हम लोग बोलते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे, एम्बिग्विटी इन ग्रामर। अभी एम्बिग्विटी जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का पार्ट है, बट ये चीज मैंने याद नहीं है मैंने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की वीडियो में समझाई है या नहीं, तो मैं एक बार तुम्हें यहाँ भी बता देता हूँ। एम्बिग्विटी का मतलब बेसिकली क्या है कि सपोज कि एक लड़का या एक लड़की है ना, वो दो लोगों से बात कर रही है। मतलब दो लोगों से इन द सेंस कि सपोज एक लड़की है या फिर कोई भी, सपोज हम करते हैं कोई भी है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड, देखो सबका एक होता है राइट, मल्टीपल नहीं होते। लेकिन अगर एक लड़का या लड़की दो बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वहां पे वो एक रेड फ्लैग है। अभी मुझसे ये मत पूछना कि भाई रेड फ्लैग क्या होता है, प्लीज, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। रेड फ्लैग तुम सबको पता ही होगा। तो ये चीज हमारी रेड फ्लैग होती है। एम्बिग्विटी सेम होती है जब एक एक्सप्रेशन को दो तरीके से लिखा जाए, जैसे कि एम्बिग्विटी, एम्बिगस एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन है 2 + 3 × 4। मैं तुमसे कहूँ इसे सॉल्व करके दे दो, तुम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्या? एक तो 2 + 3 5 × 4, जो कि आंसर आएगा 20, या फिर 3 × 4 12 +2, जो कि आंसर आएगा 40। तो अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, तुम्हें क्वेश्चन पता नहीं है कि बेसिकली इसका आंसर होगा क्या, एंड मुझे भी नहीं पता। बट अगर वहीं पे मैं तुम्हें ऐसे लिख के दे दूं तो हम दोनों को पता है कि इसका आंसर क्या हुआ, 14। तो यही होती है एम्बिग्विटी, मतलब एक चीज के दो मतलब जहां पे हो या मल्टीपल, उसे कहते हैं हम एम्बिग्विटी। यहाँ पे एम्बिगियस ग्रामर देख लो, ई टेंड्स टू ई प्लस ई एंड ई इंटू ई। अभी ये जो ग्रामर है ये दो चीजें निकाल रही है क्या, एक तो ये जनरेट कर रही है हमारा ई प्लस ई, ठीक है, और उसके अलावा ई जो है हमारा वो जनरेट कर रहा है ई मल्टीप्लाई ई, ये भी जनरेट कर रहा है। तो ये चीज एम्बिगस है। तो एम्बिग्विटी यही होती है, ग्रामर की एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक स्पेसिफिक इनपुट सीक्वेंस के लिए मल्टीपल वैलिड पार्स ट्री जनरेट किए जा सकते हैं। एक ग्रामर एम्बिगुअस होती है अगर उसके रूल्स से एक सेंटेंस को इंटरप्रेट करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मल्टीपल बेस्ट फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो दिक्कत है। और ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, एम्बिग्विटी इसे कहते हैं। एम्बिग्विटी का होना कंपाइलर डिजाइन में एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब पार्सर सिंटेक्स एनालाइजर का सिंटेक्स पार्स करता है तो अगर ग्रामर एम्बिगुअस है तो पार्सर को कंफ्यूज होता है कि कौन सा पार्स ट्री चूज करें। सिंपल सी बात है, अगर तुम दो लोगों से बात कर रहे हो या फिर मान लो एक ही काम तुमने दो लोगों को करने को दे दिया एक ही टाइम पे, तो तुम्हें नहीं पता कि भाई कौन सा वाला काम जल्दी करेगा या कौन सा लेट करेगा, राइट। तो ये वाली चीज आ जाती है इसमें। अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे क्या हमारा टॉपिक है, जो कि है चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। मैंने पूरा एज इट इज बता रखा है तुम्हें चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा यूनिट 3 की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके तुम इजीली इसे पढ़ सकते हो। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपना जो भी कमेंट हो वो मेरे को नीचे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।